एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्टिकली वी ब्रिंग लर्निंग अलाइव। तो आज के शॉर्ट टॉपिक्स में हम लोग जो चैप्टर देखने वाले हैं वो तुम्हारे नीट के एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यस, यू हर्ड इट राइट, ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में आज तक बहुत सारे क्वेश्चन आए, अलग अलग सेगमेंट्स, इसमें सेगमेंट्स ही बहुत है, इसलिए मैं इसको एक सेशन में खत्म नहीं कर सकता। इसलिए यहां पे हमारे पास है पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले देखते हैं उसका पार्ट 1। ठीक है, सो व्हाट इज द फर्स्ट पार्ट? सो दिस इज द बॉन्डिंग टाइप, दिस इज योर बॉन्डिंग टाइप एंड व्हाट इज योर क्वेश्चन? क्वेश्चन इज which of the following is electron deficient? Now you need to understand कि भाई जो तुम्हारा पीरियोडिक टेबल है, खास करके पीरियोडिक टेबल में जो पी ब्लॉक एलिमेंट है वो पीरियोडिक टेबल के जो पी ब्लॉक एलिमेंट है वो एलिमेंट ही तुम्हारे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, उसमें से भी कौन से? देखो, पी ब्लॉक, तुम्हारा पी ब्लॉक कहां से शुरू होता है? वो शुरू होता है बोरॉन से, है कि नहीं? इट स्टार्ट्स विथ बोरॉन, तुम्हारा बोरॉन, उसके बाद है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, है कि नहीं? सिंपल सा टेक्निक है ध्यान में रखने का। क्या? इसमें से ये जो बोरॉन का ग्रुप है ना, बोरॉन के बाद आता है एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, है ना, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। ये सब मैं नहीं लिखने वाला पूरा, क्योंकि तुमको पता है, मुझे पता है कि तुम सबको ये पता है। तो ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप के जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड बनाते हैं। इतना सिंपल फंडा है। बाकी भी करते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन मोर ऑफन देन नॉट यही करते हैं। तो यहां पे देखो, ये जो है ना CH32 और SiH3 ये सेम ही है। CH32 मतलब क्या? C2H6 ना, C2H6 मतलब क्या होता है? इथेन, राइट? जैसे ये कार्बन का है, तुम इसको इथेन बोलते हो, वैसे सिलिकॉन का क्या है? सिलिकॉन का है Si2H6, इसको क्या बोलते हो? सिलेन। जैसे कार्बन के इसको मीथेन, इथेन बोलते हैं, वैसे इसको बोलते हैं सिलेन। PH3 को क्या बोलते हैं? फॉस्फीन। तो फॉस्फीन में जो PH3 है तुम्हारा, उस फॉस्फोरस पे दो लोन पेयर है, सॉरी एक लोन पेयर है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसा मुझे कहना था, 2 इलेक्ट्रॉन है। यहां कार्बन की बात करोगे या सिलेन की बात करोगे तो ये इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज है। देखो, 3 तरह के कंपाउंड है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो तुम्हारा आता है बोरॉन का ग्रुप, उसके बाद है कार्बन का ग्रुप, ये जो है ना कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन लीड, इनके जो कंपाउंड है वो इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज है, मतलब ना डेफिशिएंट है ना रिच है। कार्बन के बाद जो ग्रुप आता है नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, फ्लोरीन का, उनके जो कंपाउंड है वो इलेक्ट्रॉन रिच है, क्योंकि उनके पास बॉन्ड बनाने के बाद भी इलेक्ट्रॉन्स बच जाते हैं लोन पेयर के फॉर्म में। कार्बन में चारों बॉन्ड बनाने के बाद एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचता, और यहां पे तीनों बॉन्ड बनाने के बाद भी एक एम्प्टी ऑर्बिटल रहता है, और उस एम्प्टी ऑर्बिटल की वजह से तुम्हारा BH32 जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन जाता है। ठीक है, तो ये सिंपल टेक्निक है आपको ध्यान में रखने के लिए। ठीक है, चलिए लेट्स मूव अहेड विद दिस नाउ। ये बॉन्डिंग टाइप का था। अगला है आयोनिक एंड कोवैलेंट कैरेक्टर। आयोनिक एंड कोवैलेंट कैरेक्टर कम या ज्यादा कैसे होता है, और कौन सी जो चीज है जो उसको डिसाइड करती है? तो देखो, सिंपल सी चीजें तुमको मैं आज बताऊंगा। ठीक है, दोनों बताऊंगा। आयोनिक कैरेक्टर, ठीक है, मैं ऊपर कैरेक्टर लिख देता हूं, फिर नीचे अपनी जगह बच जाएगी आयोनिक कैरेक्टर। सो आयोनिक कैरेक्टर जो है तुम्हारा, it is directly proportional to the size of the cation. Size of the cation. Directly proportional मतलब क्या? तुम्हारे कटायन की ये कब? When you are keeping, when anion is constant. जब अनायन तुम्हारा कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या? इसके समझ लो तुम्हारा अनायन फ्लोरीन माइनस है। ठीक है, तो फिर तुम लिथियम से लेकर नीचे तक जा रहे हो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीशियम। तो जैसे जैसे तुम्हारी कटायन की साइज बढ़ती जाएगी, वैसे आयोनिक कैरेक्टर भी बढ़ता जाएगा। ये उतना सिंपल फंडा है।
ठीक है। तो आयनिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द आयन। और अब अगर आयनिक कैरेक्टर ऐसा है तो कोवैलेंट कैरेक्टर का क्या होगा? कोवैलेंट कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द कटायन। कटायन के साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कटायन जितना छोटा रहेगा कोवैलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा रहेगा, एंड वाइस वर्सा। बेसिकली आयनिक कैरेक्टर एंड कोवैलेंट कैरेक्टर इटसेल्फ इज वाइस वर्सा। ठीक है, तो दोनों में से कोई एक भी ध्यान में रखा तो भी तुम्हारा काम हो जाएगा। मैं इसका लॉजिक भी तुमको समझा सकता हूं डेप्थ में जाके, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं तुम वो पढ़ चुके हो। तो यहां पे मैं तुमको बस ट्रिक बता रहा हूं जो तुमको हेल्प करेगी क्वेश्चन फास्ट सॉल्व करने में। ठीक है, तो चलिए अभी यहां पे एनायन देखो, एनायन कांस्टेंट है। क्या है तुम्हारा एनायन? यहां पे तुम्हारा एनायन है Cl-। तो तुम्हारा आनायन तो अभी कांस्टेंट है। तो कटायन, कटायन कितने कौन से? 3 कटायन है। एक है लिथियम, दूसरा है बेरिलियम, तीसरा है सोडियम। अब आप ही मुझे बताओ, जितना पीरियोडिक टेबल आप सीख चुके हो, इन तीनों में सबसे छोटा कौन है? अब लिथियम और सोडियम में तो लिथियम छोटा है क्योंकि वो ऊपर है, सोडियम नीचे है, तो एक शेल ऐड हो चुकी है, तो लिथियम छोटा है, ये कंफर्म हो गया। अब लिथियम में बेरिलियम में कौन छोटा है? तो उतना तो हमको पता है कि जैसे हम राइट हैंड साइड पे जाते हैं साइज तुम्हारी छोटी हो जाती है। इसका मतलब बेरिलियम तुम्हारे लिथियम से साइज में छोटा है। तो इसका मतलब अपने जो मैंने तुमको चार्ट बताया या जो कनेक्शन जो रिलेशन बताया उस हिसाब से सबसे ज्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर किसका होना चाहिए? सबसे छोटा है तुम्हारा बेरिलियम। इसका मतलब बेरिलियम का कोवैलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा। और सबसे बड़ा कौन है? सोडियम साइज में यहां पे। तो सबसे ज्यादा आयनिक कैरेक्टर किसका होगा? सोडियम का होगा। और इसलिए व्हाट शुड बी योर राइट आंसर इज, क्या पूछा उन्होंने? द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इंक्रीजिंग कोवैलेंट कैरेक्टर, राइट? इंक्रीजिंग मतलब बढ़ रहा है। तो सबसे कम कोवैलेंट कैरेक्टर है तुम्हारा BeCl2 में। सॉरी कोवैलेंट कैरेक्टर बोला है ना, हाँ, तो BeCl2 टॉप में आएगा। BeCl2 के बाद आएगा LiCl, LiCl के बाद आएगा NaCl। और इसीलिए यहां पे करेक्ट आंसर होना चाहिए तुम्हारा C। BeCl2 हाईएस्ट कोवैलेंट कैरेक्टर एंड NaCl लोवेस्ट कोवैलेंट कैरेक्टर। तो ये है ट्रिक है, ये है इस तरह से ये इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए यहां पे तो बी आंसर था, मैंने बता दिया था तुमको। चलिए नेक्स्ट, अमोंग द फॉलोइंग विच कंपाउंड विल शो द हाईएस्ट लैटिस एनर्जी। तो देखो लैटिस एनर्जी फाइंड आउट करना थोड़ा ट्रिकी है। ट्रिकी क्यों मैं बोल रहा हूं? तो आयोनिक कैरेक्टर और कोवैलेंट कैरेक्टर, अगर तुम दोनों की बात करोगे ना तो आयोनिक कंपाउंड की जो लैटिस एनर्जी होती है वो ज्यादा होती है। आयोनिक कंपाउंड ऑलवेज हैव अ हायर लैटिस एनर्जी देन योर कोवैलेंट कैरेक्टर। ठीक है, लेकिन अब जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसा हो, उसमें और एक फैक्टर आता है। वो फैक्टर क्या होता है कि साइज ऑफ योर कटायन एंड अनायन। कटायन अनायन की अगर साइज एक जैसी हो तो उनकी लैटिस एनर्जी वैसे भी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि उनका एक दूसरे के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, भले वो आयनिक हो, कोवैलेंट हो, जो भी हो, तो जब बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बन जाता है तो उस वजह से क्या होता है, उनकी लैटिस एनर्जी ज्यादा हो जाती है। बेसिकली लैटिस एनर्जी मतलब क्या? कटायन को तुम अनायन से सेपरेट कर, तो ये करने के लिए तुमको एनर्जी चाहिए। तो ये एनर्जी ज्यादा कब लगेगी? जब ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तब ज्यादा लगेगी, है कि नहीं? तो अब सबसे पहले बात करते हैं Kf की। अब K प्लस F माइनस, उसके बाद है Na प्लस F माइनस। अब तुमको पता है कि पीरियोडिक टेबल जो तुम्हारा एस ब्लॉक एलिमेंट है उसका ऑर्डर क्या है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीशियम। सबके साथ तुम्हारा फ्लोरीन है, बराबर। तो अगर मैं आयनिक कैरेक्टर की बात करूंगा तो आयनिक कैरेक्टर का अगर तुमको हिसाब लगाना है तो सबसे ज्यादा आयनिक कैरेक्टर तो सीशियम फ्लोराइड में होना चाहिए, है कि नहीं? सीशियम फ्लोराइड शुड हैव द हाईएस्ट आयनिक कैरेक्टर एंड इट डज हैव हाईएस्ट आयनिक कैरेक्टर। उसका आयनिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा है। लेकिन जैसे मैंने बोला लैटिस एंथैल्पी आयनिक कैरेक्टर पर डिपेंड करती है, लेकिन आयनिक कैरेक्टर उसको उतना डिसाइड नहीं कर पाता जितना डिसाइड करेगा तुम्हारा साइज।
तो साइज के हिसाब से अगर तुमने देखा जाए तो तुम्हारा Na+ और F- दोनों की साइज ऑलमोस्ट सेम है। ये नहीं बोल रहा कि सेम है, लेकिन जब सोडियम 1+ 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है तब उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है। F- 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते तो उसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन है। और वैसे भी सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 11 है। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है? 9 है। तो वो आसपास है। तो आसपास होने की वजह से उनकी जब आयंस बनेंगे तो उनका इंटरेक्शन ज्यादा स्ट्रांग होगा, और क्योंकि उनका इंटरेक्शन ज्यादा स्ट्रांग होगा उनकी लैटिस एंथैल्पी भी ज्यादा होगी। ये ध्यान में रखना। ये झमेले में मत पड़ना कि भाई आयनिक कैरेक्टर किसका ज्यादा है फिर उसकी लैटिस एंथैल्पी ज्यादा होगी। देखो अगर ये पास में नहीं होता फ्लोरीन सोडियम तो फिर हम लैटिस एंथैल्पी आयनिक कैरेक्टर के हिसाब से देखते, लेकिन क्योंकि वो पास में भी है तो हमको वो भी फैक्टर ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए यहां पे तुम्हारा आंसर है बी, सोडियम फ्लोराइड। ठीक है, चलिए लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट, अब ये थोड़ा ऑप्शन आगे पीछे हो गया, लेकिन क्वेश्चन तुमको, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्या क्वेश्चन है? इन PO4 3- आयन the formal charge on each oxygen atom. In PO4 3-, the formal charge on each oxygen atom and PO bond order respectively are. Formal charge each oxygen atom पे क्या आएगा? तो देखो PO4 3- जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फॉस्फेट। अब फॉस्फेट का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। तो फॉस्फेट का स्ट्रक्चर आएगा P डबल बॉन्ड O, O-, O- एंड O-। तो टोटल चार्ज इसका कितना आया? टोटल चार्ज इज इक्वल टू -3। वो तो दिख ही रहा है ना, PO4 3- है ना। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, क्योंकि ऑक्सीजन एटम का ही उन्होंने क्या पूछा है? फॉर्मल चार्ज ऑन ईच ऑक्सीजन एटम। तो फिर हमको ईच ऑक्सीजन एटम का नंबर भी तो देखना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितना नंबर है? तुम्हारे सामने 4 नंबर है, राइट। सो -3 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू हाउ मच? -0.75, है ना। टोटल चार्ज है -3 और ऑक्सीजन एटम कितने हैं? 4। तो फिर टोटल चार्ज क्या आएगा? -3/4 -0.75। तो -0.75 तीन ऑप्शन में है, ए, बी और सी में। डी में तो नहीं है तो डी तो गया। ठीक है, लेकिन हमें हमारा आंसर अभी तक नहीं मिला है। अब देखो, अब उन्होंने क्या पूछा है? फॉस्फोरस ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर। फॉस्फोरस ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर रिस्पेक्टिवली क्या आनी चाहिए? तो देखो, अब फॉस्फोरस ऑक्सीजन के अगर तुम बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो देखो टोटल बॉन्ड कितने हैं? सिंपल सा चीज है। तुम बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालोगे? यहां पे तुम्हारी फॉस्फोरस ऑक्सीजन की बॉन्ड ऑर्डर आएगी टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स। क्या है? टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एटम्स एक्सेप्ट फॉस्फोरस। क्यों फॉस्फोरस क्यों नहीं लेना? क्योंकि फॉस्फोरस तुम्हारा सेंट्रल एटम है। सेंट्रल एटम छोड़ के बाकी कितने एटम हैं वो, एंड टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स। तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने तुम्हारे? 5 है। टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं फॉस्फोरस छोड़ के? 4 ऑक्सीजन। 5 डिवाइड बाय 4, 5 डिवाइड बाय 4 क्या आएगा? 1.25, है कि नहीं। तो -0.75 एंड 1.25 कहां पे है? ऑप्शन सी में है। एंड देयरफॉर करेक्ट आंसर इन दिस केस इज योर ऑप्शन सी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन तुम सॉल्व कर सकते हो। इसमें लॉजिक भी चाहिए ऑब्वियसली, एंड कुछ चीजें एक्स्ट्रा पता भी होनी चाहिए। ठीक है, चलो मूविंग अहेड नाउ। ये रेजोनेंस पे बेस्ड क्वेश्चन था ऑब्वियसली। अगला, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन, व्हाट इट इज? स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्डिंग। स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्डिंग मतलब देखो, दो तरह की बॉन्डिंग स्पेशल होती है। एक है तुम्हारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना, दूसरा है वैन डर वाल्स फोर्सेस, है ना। ये बॉन्डिंग तुम्हारे आयनिक बॉन्डिंग, कोवैलेंट बॉन्डिंग एंड कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग से अलग होती है। दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज अ स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्डिंग। ठीक है, अब क्या है ये? Which one of the following molecules will form a linear polymeric structure
ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग लीनियर बनाने के लिए तुम्हारा जो कंपाउंड है या जो मॉलिक्यूल है वो खुद भी तो लीनियर होना चाहिए। लीनियर तभी होगा जब वो खुद लीनियर होगा। अब तुम NH3 का देख लो, NH3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, यस श्योरली करता है। ये तुम्हारे NH3, इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होगा? NH। उसी तरह से इसका भी NH, उसी तरह से इसका भी, उसी तरह से ये जो NH3 है ये भी किसी और नाइट्रोजन के हाइड्रोजन से अमोनिया के हाइड्रोजन से। तो ये तो किसी एंगल से लीनियर दिख रहा है? बिल्कुल भी नहीं। तो ये तो हो ही नहीं सकता। H2O की जहां तक बात है, H2O का तुम स्ट्रक्चर ही देख लो, ये आएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग HOH, ये HOH, ये क्या ये लीनियर दिख रहा है तुमको? जी नहीं, ये बिल्कुल भी लीनियर नहीं है। इनफैक्ट ये टेट्राहेड्रल शेप है। दिस शेप इज टेट्राहेड्रल। तो ये भी नहीं है। HCl तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता ही नहीं है, ठीक है। और बचा कौन? HF का देखो, HF में काफी सिंपल है। क्यों? फ्लोरीन में डेल्टा माइनस, यहां पे डेल्टा, स्ट्रेट फॉरवर्ड। कैसा होगा ये? ऐसा HF, फ्लोरीन, हाइड्रोजन, फिर से फ्लोरीन, हाइड्रोजन। ये देखो, क्या ये लीनियर है? जी हाँ, ये लीनियर ही तो है। तो HF ही तुम्हारा मॉलिक्यूल है जो लीनियर पॉलीमेरिक चेन बनाता है। किस वजह से? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड इट, ठीक है। मैंने अलग अलग सेक्शन के अलग अलग क्वेश्चंस कवर किए, उनका ट्रिक्स बताए कि कैसे उनको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगले सेशन में जो कि केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 2 रहेगा, उसमें हम और अलग तरह के क्वेश्चंस कवर करेंगे, ठीक है। टिल देन यू कैन सब्सक्राइब टू प्रैक्टिकल 11-12 सो दैट यू विल गेट मोर एंड मोर वीडियोस ऑफ सच काइंड, ठीक है। थैंक यू।